Hello students, welcome to your history class. So students, as we are discussing about chapter 4, that is the Mughal Empire, and we have discussed so many things in this chapter, that is who were the Mughals, Mughal military campaigns, Mughal emperors, Mughal tradition of succession, Mughal relation with other rulers, Mansabdars and Jagirdars was the topic of our previous lecture. Okay, so today in this lecture we are going to discuss about Zabt and Zamindars. Okay, so let's get started with the topic Zabt and Zamindar. तो व्हाट डू यू मीन बाय जब्त? तो जब्त क्या होता था? जब्त एक रेवेन्यू सिस्टम होता था. ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया कि जो ये होते थे, जागीरदार होते थे, ज़मींदार से जो है वो क्या करते थे, जो जागीरदार होते थे या फिर मनसबदार होते थे, वो क्या करते थे, टैक्स जो है वो अपनी टेरिटरी से जो उनको दी गई थी जागीरदार, वो वहाँ से अपनी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. तो वही जो था रेवेन्यू सिस्टम था जब्त. ठीक है, तो ज़मींदार कौन होते थे? ऑल द इंटरमीडियरीज हु वर इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू सिस्टम. वो सारे लोग जो रेवेन्यू सिस्टम में इंक्लूड हैं. ठीक है, मतलब पीजेंट से लेकर एम्परर तक जितने भी बीच में इंटरमीडियरीज आए, जितने भी लोग बीच में आते हैं, ठीक है, जो भी आता, जिस हाथों में पैसा निकल कर एम्परर के पास जाता था, उन सबको क्या बोला गया? ज़मींदार. ठीक है, तो जब्त हो गया रेवेन्यू सिस्टम, और ज़मींदार वो हो गए, वो इंटरमीडियरीज हो गए, वो बीच के लोग हो गए जो उस रेवेन्यू सिस्टम के अंदर आते हैं. ठीक है, तो अब ये सोचने वाली बात है कि ये जब्त सिस्टम क्यों ज़रूरी था, मतलब ये रेवेन्यू सिस्टम ज़रूरी क्यों था. अब एक एडमिनिस्ट्रेशन बना दी. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या? मनी चाहिए. जब मनी नहीं होगी तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं होंगी, वो एम्पायर जो है वो अच्छे से चल नहीं पाएगा. ठीक है, तो इसीलिए उस एम्पायर को चलाने के लिए हमें रेवेन्यू की ज़रूरत पड़नी थी. ठीक है, मुग़ल एम्पायर को भी रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ी. तो अब वो रेवेन्यू सोचने वाली बात है कि कहाँ से आएगा. ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई जो है उनको ऐसे ही दे देगा पैसे. ठीक है, तो उसके लिए उनको एक सिस्टम बनाना पड़ा. द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री. तो अब किस पे टैक्स लगा दिया गया? पीजेंट्री पे. पीजेंट्री मीन्स जो किसान थे, ठीक है, जो एग्रीकल्चर करते थे अपने एग्रीकल्चर लैंड पे, तो अब उनसे क्या किया जाता था? टैक्स ले लिया जाता था. मतलब एक तरह का रेवेन्यू लिया जाता था, कर वसूल किया जाता था कि जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे, जो वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करेंगे, उससे क्या होगा? उससे टैक्स लगेगा उनको. मतलब अगर उन्होंने जो है गेहूँ उगाई है तो उसका जो है वो 20% या 30% जो है डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा उगाते हैं. ठीक है, तो उसका उतना जितना थोड़ा सा परसेंट जो है वो एज अ रेवेन्यू जो है उनको देना पड़ता था. ठीक है, तो ऐसा जो है इधर से ही रेवेन्यू आता था. तो मेन रेवेन्यू जो है वो सारा जो है किसानों से ही आता था. तो ये इसलिए रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया. अ टैक्स सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस. तो अब क्या हुआ कि जब अकबर के टाइम पे, ठीक है, रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? टोडरमल. ठीक है, तो टोडरमल जो था वो उसने एक रेवेन्यू सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया. क्या किया कि अकबर ने जब टोडरमल के साथ जो है, टोडरमल कौन थे? राजपूत रूलर थे. ठीक है, तो अकबर के 9 रत्नों में से एक जो है वो टोडरमल भी थे, और भी बहुत थे, तानसेन था, बीरबल था, तो टोडरमल भी उसके 9 रत्नों में से एक थे. तो अब अकबर ने टोडरमल से कहा कि भाई रेवेन्यू तो हमें चाहिए. तो रेवेन्यू जो है कहाँ से आएगा? आप कुछ सोचिए उसके बारे में. तो अब टोडरमल ने इंट्रोड्यूस कर दिया रेवेन्यू सिस्टम. टोडरमल ने कहा कि हम रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होगा, हम ये रेवेन्यू सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, किस पर इंट्रोड्यूस करेंगे? क्रॉप यील्ड पे करेंगे. मतलब जितनी भी फसल उगाई जाती है, जितनी भी उगाई गई उस टाइम पे किसानों के द्वारा, तो वो ये सर्वे करते थे. पूरा सर्वे किया गया उसके ऊपर कि किस तरह से जो है ये
आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो ऐसे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता था कि बस बोला और हो गया, उसके लिए पूरे 10 ईयर्स जो है वो सर्वे किया गया। टोडरमल ने सर्वे किया कि पूरे 10 सालों में क्रॉप की जो है यील्ड कितनी है, मतलब एक जगह से कितनी ज़्यादा क्रॉप आ रही है, ठीक है। ऐसा होता है कि हर एक ज़मीन पे क्रॉप्स जो हैं उगाई नहीं जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसी जो हैं कुछ जो है सॉइल फर्टाइल होती है जहाँ पर अच्छी क्रॉप यील्ड होती है, कहीं पर सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं होती है या फिर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होती है अच्छे से, तो वहाँ पर जो है वो क्रॉप उतनी ज़्यादा नहीं उगेगी एज़ कम्पेयर टू फर्टाइल सॉइल, ठीक है। फर्टाइल सॉइल में अगर 100% जो है वो क्रॉप उगेगी, तो अगर आप एज़ कम्पेयर टू दूसरी सॉइल में जाएंगे जहाँ पर जो है इरिगेशन अच्छी नहीं है, जो फैसिलिटीज़ पूरी नहीं हैं, तो वहाँ पर जो है वो उसकी 70% ही उगती है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्रॉप यील्ड के हिसाब से हर एक क्रॉप पे टैक्स लगाया गया, ठीक है। तो 10 ईयर उसका पूरा सर्वे हुआ। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। तो अब क्या हुआ, अब जब भी उसने ये पूरा डाटा कलेक्ट किया कि कौन सी जगह पर कहाँ पर किसान हैं, कहाँ पर जो है फसल उगाई जा सकती है या फसल उगाई जाती है, ठीक है। तो कहाँ पर जो है ज़्यादा उगती है, कहाँ पर कम उगती है, कहाँ पर फैसिलिटीज़ कम है, कहाँ पर ज़्यादा हैं, कहाँ पर ज़मीन ज़्यादा है, ठीक है। तो उस हिसाब से उन्होंने एक जो है फिक्स अमाउंट जो है वो कैश का वो लगा दिया उन्होंने, फिक्स जो है रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। तो हर एक क्रॉप पे जो है अलग अलग जो है क्या लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था उस क्रॉप यील्ड की। ऐसा नहीं है कि भाई अगर क्रॉप यील्ड कम हो रही है तो वहाँ पर जो है ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा, नहीं, वहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे से जो है टैक्स लगाया जाता था कि अगर जो है कम उग रही है तो उसके हिसाब से ही उस पर टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो बेचारा 2 बोरी गेहूँ उगा रहा है तो उससे वो 1.5 बोरी ले जाएंगे और आधी बोरी भी उसके पास नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा इस हिसाब से टैक्स नहीं लगता था, उस हिसाब से कैश नहीं लिया जाता था। जितना जिसका जो यील्ड था उसके हिसाब से ही उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, ताकि जो गरीब जो किसान हैं वो भी भूखे ना मरे। तो हर क्रॉप पे उसके यील्ड के अकॉर्डिंग क्या लगाया गया, टैक्स लगाया गया, जिसको कहा गया जब्त सिस्टम। मतलब कि जो कैश जो है उस क्रॉप पे लगाया जाता था उसी को जब्त कर लिया जाता था। मतलब कि जो भी उस किसान ने वहाँ पे फ़ायदा लिया क्रॉप यील्ड से, तो उसका जो है कुछ परसेंट जो है वो कैश जो है वो जब्त कर लिया जाता था, ठीक है। दैट इज़ जब्त सिस्टम। देन ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल्स। अब हर एक प्रोविंस जो है रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइडेड था। अलग अलग प्रोविंस में बहुत सारे रेवेन्यू सर्कल्स थे, मतलब जगह जगह पर। जैसे कि अगर बड़ा सा कोई आप ये ले लेते हो, ठीक है, तो बड़ा सा एक ये यहाँ पर क्या है प्रोविंस है, तो यहाँ पर अलग अलग जो हैं वो रेवेन्यू सर्कल जो हैं वो लगाए जाते थे, ठीक है। इस तरह से जो है होता था। कैरिड आउट इन एरियाज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स। तो ये जब्त सिस्टम जो है ऑब्वियसली आपने पढ़ी मुगल सिस्टम रहे हैं, तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता था। जितने भी एरियाज मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे उन सब में जो है जब्त सिस्टम लगा दिया गया, ठीक है। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल, ठीक है। तो अब मुगलों ने ये बहुत ज़्यादा जो है लगाया टैक्स, ठीक है। तो ये रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कर लिया गया था जिसको जब्त सिस्टम बोला गया। तो ये जो है बहुत सारी प्रोविंसेस में लगाया गया। लेकिन अब ये गुजरात और बंगाल की बात ले लें तो यहाँ पर ये जो थे ये थोड़े जो थे दूर के इलाके थे, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये रेवेन्यू सिस्टम जो है नहीं लगा सके, ठीक है। तो यहाँ पर रेवेन्यू सिस्टम नहीं लगा था, ठीक है। ज़मींदार्स एंड देयर रोल इन दिस रेवेन्यू सिस्टम। तो अब ज़मींदार्स का इस रेवेन्यू सिस्टम में क्या रोल था, ठीक है। तो रेवेन्यू सिस्टम जो है वो ज़मींदार जो थे, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़मींदार जो थे वो इंटरमीडियरीज थे, ठीक है। जितने भी बीच के लोग थे वो सबको हम इंटरमीडियरीज बोलते थे। तो ज़मींदार एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर। अब ज़मींदार के पास जो है वो एक पावर आ चुकी थी। क्या पावर थी
कि ज़मींदार जो थे वो बिल्कुल ही जो थे वो किसानों के साथ क्या थे, कनेक्टेड थे, ठीक है। क्योंकि अब ज़मींदार ही जो हैं वो वहाँ से क्या टैक्स लेंगे, फिर जाके जो है मनसबदार होगा, उसके जो सर्वेंट्स होंगे उनके तक पहुँचाएंगे, फिर मनसबदार के तक पहुँचेगा, मनसबदार जो है वो उससे अपनी सैलरी जो है वो लेगा, उसके बाद जो भी जो है पूरा हिसाब किताब वो एम्परर को देगा, ठीक है। तो अब ज़मींदार जो थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, पावरफुल हो गए थे। तो अब इससे क्या हुआ, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन। तो अब क्या होता था कि अगर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स उसको क्या करते थे, एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करते थे। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्राइब कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है बड़ा ऑफिसर जो है वो क्या कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, और वहीं से वो क्या कर देगा, खुद तो रिश्वत ले लेगा और राजा को क्या बोलेगा कि उन्होंने रेवेन्यू दिया ही नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेटर और भी जो बहुत थे नोबल्स वगैरह, वो क्या करते थे, लोगों पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। देखो कैसे मार रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अत्याचार करते थे। तो अब क्या होता था कि ये ज़मींदार जो थे वो क्या कर लेते थे, रिबेल कर देते थे, किसके खिलाफ, एम्परर्स के खिलाफ। कि एक तो मतलब हमसे काम करवाया जाता है, ऊपर से हमें क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं समझते थे और इसलिए वो ऐसा करते थे, ठीक है। पीजेंट्स एंड जमींदार्स ऑफ सम का सेम कास्ट, इट इज़ सेम, ठीक है, इट इज़ सेम। तो अलाइड इन रिबेलियन अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। तो जो सेम कास्ट के जो ज़मींदार और पीजेंट्स थे, तो वो आपस में अलाइड कर लेते थे, आपस में मिल जाते थे और क्या करते थे, रिबेल कर देते थे मुगल अथॉरिटी पे, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता था। तो चैलेंजेस द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर, यही जो है मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी को चैलेंज करती थी। क्यों? क्योंकि जो नौकर आगे रखे हैं आपने, जो आपका काम कर रहे हैं, वही आपस में लड़ रहे हैं, वही आपस में उनकी बनती नहीं है। तो क्या होगा, वो नींव जो है काम की वो हिल जाती है। तो उससे क्या होता है, मुगलों को बहुत ज़्यादा जो है चैलेंजेस फेस करने पड़े, उनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्लाइन होने लगी, ठीक है। तो ये जो है जब्त सिस्टम जो है आगे ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक मिनिएचर है शाहजहां के रेन में, ठीक है, जो ये बता रहा है कि करप्शन जो है वो किस तरह से चल रही थी, ठीक है। तो एक करप्ट ऑफिसर रिसीविंग अ ब्राइब, ठीक है। दूसरा टैक्स कलेक्टर पनिशिंग पुअर पीजेंट्स, ठीक है। तो अब टैक्स कलेक्टर जो है जितना हो, ऐसा होता था कि क्या पता जितना टैक्स उस पर लगाया गया पीजेंट्स पे, उससे वो ज़्यादा टैक्स लेते थे ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो उससे क्या होता था, वो एक रिबेल का कारण था। जब वो जो है वो ये रिबेल करते थे, उनके खिलाफ चले जाते थे, ठीक है। तो उससे जो है बहुत नुकसान जो है वो मुगल एम्पायर को सहना पड़ता था, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट जब्त एंड ज़मींदार, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल इन दिस लेक्चर ऑल्सो, एंड सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।